अब भूटान और मालदीव यहाँ की क्या स्थिति है? नेपाल में भी भूटान में भी नेपाल जैसा राजतंत्र, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है वहाँ के राजतंत्र में। अंतर ये है कि भूटान के जो राजा हैं, भूटान के राजा लोकतंत्रीय व्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी है, लोकतंत्र को प्रमोट करते हैं और मंत्रिमंडल को इतनी शक्तियां दी हैं कि वो वास्तव में देखा जाए तो लोकतांत्रिक ही है। और 2007 से तो बहुदलीय प्रणाली की शुरुआत कर चुके हैं, यानी बाकायदा वहाँ दलीय राजनीति के तहत चुनाव होते हैं, विचारधारा के तहत चुनाव होते हैं और जो वहाँ के राजा हैं उनको पूरा समर्थन मिलता है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ाने का। तो भूटान को हम कह सकते हैं संवैधानिक, वैसे राजतंत्र, लेकिन राजा सर्वोच्च होते हुए भी वहाँ पे लोकतंत्रीय व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। मालदीव की बात करें तो मालदीव पहले सुल्तान के अधीन था, एक वहाँ सुल्तान हुआ करते थे, लेकिन 1968 में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई और अध्यक्षीय प्रणाली के तहत, किस प्रणाली के तहत? अध्यक्षीय प्रणाली के तहत 1968 में सुल्तान के रहते लोकतांत्रिक व्यवस्था मालदीव में प्रारंभ की गई। जून 2005 में बहुदलीय व्यवस्था लागू कर दी गई और उस वर्ष जो आम चुनाव हुए थे उस चुनाव में विपक्षी दल को मान्यता भी दी गई, यानी विपक्षी दल के अस्तित्व को सरकार ने स्वीकार किया, विपक्ष के विरोध के अस्तित्व को सरकार ने स्वीकार किया। तो इस प्रकार मालदीव में भी एक तरीके से लोकतंत्रीय प्रणाली है। वैसे वहाँ पर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसका वर्चस्व कायम, उसका दबदबा बना हुआ। कहने को तो बहुदलीय, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक दल वहाँ पे इतना हावी है कि अन्य दल की उपस्थिति उनके सामने नगण्य है, पर लोकतंत्र है। दक्षिण एशिया में यदि हम लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना के दायरे के रूप में देखें तो वहाँ पे लोकतंत्र का प्रसार हुआ है। यहाँ के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर मानते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ भी जब तब लोकतंत्र अपना मुंह उठा लेता है, यानी कोशिश सतत बनी रहती है लोकतंत्र की, तो विश्व में जो लोकतंत्र पनप रहा है, बढ़ रहा है, उसका असर हम दक्षिण एशिया में भी देखते हैं। और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता भी यहाँ के लोगों में बनी हुई है। मताधिकार, मानवाधिकार आदि बातें यहाँ पर एक गहरी पैठ बना रही हैं। प्रतिनिधि मूलक लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये क्या है? प्रतिनिधि मूलक लोकतांत्रिक व्यवस्था, देखिए शासन व्यवस्था की बात करें तो हम लोग जो मोटा मोटा जानते हैं, राजतंत्र एक शासन पद्धति है, तानाशाही एक शासन पद्धति है, लोकतंत्र एक शासन पद्धति है। लेकिन इन हर शासन पद्धतियों के भी अलग कई प्रकार हैं। जैसे राजतंत्र में आपने एक देखा कि एक ऐसा राजतंत्र होता है जहां केवल राजा रहता है और उसके एडवाइजर्स रहते हैं, और एक राजतंत्र आपने भूटान में देखा जहां राजा स्वयं लोकतंत्र को आगे बढ़ा रहा है। राजतंत्र वहां कहने मात्र को है। और एक राजतंत्र आपने देखा था इंग्लैंड में, जहां पर क्वीन इंग्लैंड की मुखिया हैं। तो जैसे राजतंत्र के भी कई प्रकार हैं, जैसे एक ही रंग के कई प्रकार होते हैं, कई शेड होते हैं, चाहे हम काला रंग ले लें, चाहे लाल रंग ले लें, चाहे सफ़ेद पीला कोई सा भी रंग ले, हर रंग के अपने शेड होते हैं। ऐसे ही हर शासन व्यवस्था के अपने अपने शेड हैं। लोकतंत्र के भी ऐसे शेड्स हैं। अध्यक्षीय प्रणाली का लोकतंत्र जैसे अमेरिका में है, जहां राष्ट्रपति मुखिया है, और संसदीय प्रणाली का लोकतंत्र जहां प्रधानमंत्री मुखिया होता है, उदाहरण भारत।
इंग्लैंड में भी लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ राजा सर्वोच्च है, वैसे नाम मात्र को। तो एक तरीका होता है, एक शेड है लोकतंत्र का प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र प्रणाली, यानी लोकतंत्र का संचालन जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। किनके माध्यम से? प्रतिनिधियों के माध्यम से। हमारे प्रतिनिधि कौन है भारत में? सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या हमारे प्रतिनिधि राज्यों में जो कहलाते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो बहुप्रतिनिधि मूलक लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस क्षेत्र में ज़्यादातर लोगों ने स्वीकारा है, जिसमें हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग उनको भागीदारी मिले, ऐसी कोशिश रहती है। रिजर्वेशन भी रहता है, आरक्षण का भी प्रावधान है, ताकि वंचित वर्ग के लोगों को भी संसद में प्रतिनिधि के रूप में उचित स्थान मिल पाए। दक्षिण एशिया में हम देखें तो निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला है। हम ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र से यहाँ नफरत है, हम ये नहीं कह सकते कि पूरे क्षेत्र में स्थायी लोकतंत्र है, लेकिन यदि हम कहें तो फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकतंत्र का रिकॉर्ड जो है संतोषजनक रहा है, मिला जुला रहा है। इसके बावजूद इस क्षेत्र की जो जनता है वो लोकतंत्र के प्रति सजग है, लोकतंत्र में सहभागी रही है और लोकतंत्र को पनपते हुए देखना चाहती है। यदि ये निष्कर्ष है तो इस निष्कर्ष के पक्ष में क्या बिंदु हैं? हम किस आधार पर कहते हैं कि यहाँ का रिकॉर्ड जो है वो लोकतंत्र के पक्ष में है? पहला कि हम जो 5 देशों की बात करें तो 5 देशों में लोकतंत्र है या व्यापक समर्थन है। भारत, श्रीलंका, फिर इसके बाद बांग्लादेश और नेपाल में, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जब तब लोकतंत्र आता है, भूटान, मालदीव। तो 5 देश मूल रूप से हम देखें, 5 बड़े देशों में ये साफ है कि ये सभी देश लोकतंत्र को व्यापक समर्थन देते हैं और सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, यहाँ के जो नागरिक हैं वो लोकतंत्र को बेहतर मानते हैं। ये क्या बता रहा हूँ मैं? इस क्षेत्र में लोकतंत्र का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, मिला जुला रहा है, इसके पक्ष में बातें बता रहा हूँ। पहली बात तो ये हुई, पहला तर्क। दूसरा तर्क कि 5 देशों की शासन प्रणाली अन्य प्रणालियों की तुलना में लोकतंत्र को यहाँ बेहतर मानते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है, यानी रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से लोकतंत्र चलाने की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। इन देशों के नागरिकों का कहना है कि हमारे देश में लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली हो सकती है। ये जनता की अपनी राय है। ये जनता की राय लोकतंत्र के पक्ष में होना स्वयं इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र के प्रति यहाँ झुकाव ज़्यादा है। तीसरी बात लोकतंत्र के पक्ष में कि 5 बड़े देशों के नागरिक, उन लोगों से जब साक्षात्कार लिया गया तो कुछ बातें सामने आई। पहली बात कि 70% भारत में और 71% श्रीलंका में लोकतंत्र को बेहतर मानते हैं। 70% जनता भारत में और 71% जनता श्रीलंका में लोकतंत्र को बेहतर मानती है। सवाल यह आता है कि बचे हुए 30% लोग क्या चाहते हैं? हो सकता है इसमें से कुछ संख्या तानाशाही के पक्ष में हो, लेकिन उसके कारण है क्योंकि उनकी सोच है कि लोकतंत्र में जो बुराइयां हैं, जो लोकतंत्र की नींव के लिए खतरा है, तानाशाही में वो समाप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए करप्शन, घूसखोरी। उदाहरण के लिए लोकतंत्र में बहुत धीमे धीमे निर्णय लेना। लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी बुराई है कि निर्णय जो होते हैं बड़े धीरे होते हैं, क्योंकि सबको लेके चलना होता है। सबका साथ, सबका विकास, सबको लेके चलना होता है। तो जब सबको लेके चलना है तो सुनिश्चित करना है कि किसी निर्णय पे पहुंचने के पहले
सबकी सहमति मिल जाए, कम से कम अधिकतम की सहमति तो मिल जाए, उसमें जो निर्णय की प्रक्रिया है वो धीरे हो जाती। तानाशाही में वो नहीं होता। तो इसलिए कुछ लोगों का शायद तानाशाही के पक्ष में इसलिए विचार होगा, लेकिन 70% 71% लोग लोकतंत्र के पक्ष में हैं। अगला तर्क लोकतंत्र के फेवर में लोग क्या देते हैं, कितने लोग देते हैं। बांग्लादेश में तो मात्र 6% लोग और पाकिस्तान में 14% लोग कभी कभी तानाशाही को बेहतर मानते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जब तब सैनिक तानाशाही ने तख्ता पलट किया है और लोकतांत्रिक चुनाव को अस्वीकार करते हुए स्वयं की सरकार बनाई है सैनिक तानाशाही ने, सैनिक शासन ने। लेकिन इनकी संख्या नगण्य है जो इसके पक्ष में है, मात्र 6%। इतने उठापटक के बाद भी, लोकतंत्र को इतनी चोट पहुंचने के बाद भी मात्र 6% लोग तानाशाही के पक्ष में। पाकिस्तान में मात्र 14%, जहां सैनिक सत्ता ने जब तब बड़े बड़े लंबे काल के लिए शासन किया, उसके बावजूद मात्र 14% सैनिक तानाशाही चाहते हैं। नेपाल की यदि बात करें तो नेपाल में क्या स्थिति है। नेपाल में चूंकि अभी तक राजतंत्र था और एक तरीके से कहा जाए तो सफल राजतंत्र था, एक अच्छा सुशासन था, वहाँ लोकतंत्र आया और लोकतंत्र आने के बाद आंतरिक अस्थिरता के कारण जनता की राय मिश्रित है। नेपाल में 28% लोग कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आए कौन जाए, चाहे लोकतंत्र हो या तानाशाही हो। 28% लोगों का कहना है कोई फर्क नहीं पड़ता। और श्रीलंका में 18% लोगों का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं। जिन दो देशों में सबसे कम लोग कभी कभी तानाशाही की स्थिति को बेहतर मानते हैं, वे हैं बांग्लादेश और भारत। बांग्लादेश और भारत ये दो देश हैं जहां तानाशाही की स्थिति को बेहतर मानते हैं, लेकिन उनकी संख्या जहां न्यूनतम है। बांग्लादेश में मात्र 6% लोग तानाशाही के पक्ष में, और भारत में जो डेटा है हमारे सामने वो बताता है कि भारत में लगभग 6% लोग, मात्र एक बहुत छोटी संख्या है ये, जो तानाशाही के पक्ष में बात करते हैं। दक्षिण एशिया में मात्र 12% औसत लोग ही लोकतंत्र को बहुत उपयुक्त जबकि बहुत अनुपयुक्त माने ना माने, लेकिन 12% लोग ऐसे हैं जो लोकतंत्र को बहुत उपयुक्त मानते हैं, लेकिन 88% लोग उसे उपयुक्त मानते हैं। अगला बिंदु, श्रीलंका और भारत दोनों देशों में समान रूप से लोकतंत्र को उपयुक्त माना गया है। श्रीलंका और भारत दोनों देशों में समान रूप से, यानी 92% लोग लोकतंत्र को उपयुक्त मानते हैं। मैं उपयुक्त बनाम बहुत उपयुक्त की बात कर रहा हूं। तो यदि हम भारत और श्रीलंका की बात करें तो उपयुक्त मानने वालों का प्रतिशत 92% है। निष्कर्ष क्या कि लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर बहुत ज़्यादा वरीयता दी जा रही है दक्षिण एशियाई क्षेत्र में, जो एक बहुत अच्छा साइन है। मैं पुनः दोहरा दूं, लोकतंत्र को, ये सब बातों का निष्कर्ष क्या है कि लोकतंत्र को तानाशाही की तुलना में बहुत ज़्यादा वरीयता दी जा रही है। ठीक, अब तानाशाही की तुलना में, और ये एक इस क्षेत्र के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि विश्व परिप्रेक्ष्य में ये साबित हो चुका है कि शासन प्रणाली, सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्रीय प्रणाली है, और उसमें भी प्रतिनिधि मूलक संसदीय प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है, जो इस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा जो स्वीकार्य है। अब अपने देश के लिए लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों को संदेह है, अपने स्वयं की।
यदि उनसे पूछा जाए या पूछा गया है कि आपके देश के लिए लोकतंत्र कितना उपयुक्त है, तो जहां दक्षिण एशिया में 88% लोगों ने कहा उपयुक्त है, 12% लोगों ने कहा बहुत उपयुक्त है, वहीं भारत में 92% लोगों ने कहा उपयुक्त है। बहुत उपयुक्त कहने वालों की संख्या मात्र 8%। ये लेकिन सोचने की बात है कि भारत में बहुत उपयुक्त कहने वालों की संख्या कम क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र की कुछ बुराइयों से जो हम लोग गुजर रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार, निर्णय की कम गति, कार्यपालन का बहुत धीमा होना, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने में धीमा होना, ये परेशानियों को जो लोग भुगत रहे हैं या भुगतते हैं, उनका कहना है कि ये उपयुक्त है, बहुत उपयुक्त तो नहीं है। बांग्लादेश में उपयुक्त कहने वालों का प्रतिशत 93 है। नेपाल में उपयुक्त कहने वालों का प्रतिशत 79 है, 89। और पाकिस्तान में तो बहुत उपयुक्त कहने वालों, लोकतंत्र बहुत उपयुक्त कहने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। ये एक पैराडॉक्स है, विरोधाभास है। पाकिस्तान जिसने अधिकतर समय सैनिक शासन देखा है, पाकिस्तान जिसने जन्म से लेकर आज तक अधिकतर काल में सैनिक सत्ता देखी है, सैनिक तानाशाही देखी है, वहाँ के लोगों की राय जब ये सवाल पूछा गया कि आपके देश के लिए लोकतंत्र कितना उपयुक्त है, तो अधिकतम लोगों का कहना था बहुत उपयुक्त। अधिकतम का अर्थ ये नहीं कि वहाँ की जनसंख्या का ज़्यादा हिस्सा, अधिकतम का अर्थ ये है कि वहाँ की जनसंख्या का ज़्यादा प्रतिशत अन्य देशों की जनसंख्या के प्रतिशत से। वहाँ 16% लोगों का कहना था बहुत उपयुक्त था, जबकि अन्य देश में बहुत उपयुक्त कहने वालों की संख्या मात्र 10-12-13। यहाँ पे 16% लोगों का कहना, यानी वे लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आए, लोकतंत्र आए। ये जो दोनों जो बताया गया है, इसमें 5 बड़े देशों के 19,000 से अधिक लोगों का इंटरव्यू लिया गया था, 19,000 से अधिक लोगों का साक्षात्कार लिया गया था, और उस साक्षात्कार के आधार पे ये निष्कर्ष निकला है। तो हम कह सकते हैं कि ये निष्कर्ष की औचित्यता पर प्रश्न न उठाया जाए। एक और बिंदु जो लोकतंत्र के बढ़ते हुए प्रभाव की ओर इशारा करता है, उससे यदि हम देखें तो हम ये पाएंगे कि बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि में जो ब्रेकअप है वो कुछ इस तरह का है, और वो इसके पक्ष में है, लोकतंत्र के पक्ष में है। इस चित्र से आप देख सकते हैं कि वितरण कितना है। विकासशील देश का जहां 67.3 है या 65.2 है, वहीं पर दक्षिण एशिया का 63.7 है। वयस्क साक्षरता दर की यदि बात करें तो उसका भी आप निष्कर्ष देखिए, 78.9 विकासशील देशों का है, जबकि 60.9 दक्षिण एशिया के देशों का है। भारत में 61% वयस्क साक्षरता दर 2004 के हिसाब से है, और वहीं यदि हम श्रीलंका का देखें तो वहाँ वयस्क साक्षरता दर 90% से ऊपर है। उसके साथ ही जो विकास के अन्य पैमाने हैं, विकास के पैमानों की यदि बात करें, जिसमें सकल उत्पाद दर और अन्य कुछ चीज़ें आती हैं, तो उसमें इन बिंदुओं पर भी आप एक नज़र डालें कि विद्यालयीन नामांकन कितना है, कितने लोगों ने विद्यालय में अपने को दर्ज कराया है अध्ययन के लिए, उनका प्रतिशत देखिए। उसके बाद प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना है, बाल मृत्यु कितनी है, चाइल्ड डेथ, क्योंकि ज़्यादा बच्चों की मृत्यु अर्थात स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत कमी, और ये प्रति 1000 में गिना जाता है। तो बाल मृत्यु दर कितनी है, टीबी का क्या
फैलाव है। जितना गरीब देश होता है वहाँ टीबी आदि की बीमारियाँ बहुत लोगों को जकड़ी रहती हैं, तो टीबी का फैलाव कितना है। उसके बाद अल्प भोजन में से होने वाली जनता का अनुपात कितना है। $1 प्रतिदिन से कम कमाने वाली जनता कितनी है। देखिए, $1 प्रतिदिन में से कम में जीने वाली जनसंख्या को यदि देखें तो उसमें आप देखेंगे कि भारत में इनकी संख्या 34.7% है। पाकिस्तान में $1 से कम आय 17% की, और वहीं श्रीलंका में 5.6%। उसके बाद जो अंतिम बिंदु है उसमें सुविधाओं के बारे में आंकड़ा दिया गया है। ये सुविधाओं पर आप नज़र डालें। फिर अंतिम कॉलम विकास सूची बताता है। विकास सूची में भारत का स्थान कहाँ है दुनिया में 2006 की गणना के अनुसार। याद रखेंगे, ये गणना 2006 के अनुसार है। डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डेवलपमेंट इंडेक्स। दुनिया में जितने देश हैं उसमें विकास की श्रेणी में बांग्लादेश का स्थान 137वां है, भारत का स्थान 126वां है, नेपाल का स्थान 138वां है, पाकिस्तान का स्थान 134वां है, और वहीं श्रीलंका का स्थान 93वां है। विकासशील इंडेक्स या विकास इंडेक्स में, डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत बहुत पीछे है श्रीलंका की तुलना में, और ऐसी कुछ चीज़ों में और पीछे है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए, यहाँ के भौगोलिक संसाधनों को देखते हुए, यहाँ की खुद की विकास दर को देखते हुए भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। तो ये जो आंकड़े हैं ये अलग, और आंकड़ों का काफ़ी कुछ संबंध जनसंख्या से होता है। भारत की जनसंख्या आज की स्थिति में जहाँ 133 करोड़ है, वहाँ 133 करोड़ में निश्चित रूप से अन्य छोटे देशों की तुलना में विकास का प्रतिशत कम दिखाई देगा। प्रति व्यक्ति आय का जो प्रतिशत है या प्रति व्यक्ति आय की जो रकम है वो बहुत कम दिखाई देगी। प्रयास है कि इसे और ऊपर उठाया जाए, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि भारत को एक शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि समग्र रूप से कुल मिलाकर वह औसतन अन्य देशों की तुलना में बहुत आगे है। औसतन ये मानव विकास रिपोर्ट 2006 के आधार पर सारी जानकारियां हैं। इसके बाद की भी रिपोर्ट जो आती हैं उसमें वो अपडेट भी उपलब्ध होने पर हम आपको दे देंगे। समकालीन दक्षिण एशिया के संबंध में, उसके संदर्भ में अभी तक हमने उसकी भौगोलिक स्थिति जानी, उसकी आर्थिक स्थिति जानी, देशों के बारे में, अलग अलग देशों के बारे में उनके तथ्य जाने, एक दूसरे का तुलनात्मक अध्ययन भी किया, चाहे वे लोकतंत्र के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो शासन प्रणाली के बारे में हो, और ये भी जाना कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में दक्षिण एशिया महत्वपूर्ण क्यों हो चला है विश्व राजनीति में। अंतिम बिंदु जो हमने समझने की कोशिश की कि इस क्षेत्र में अधिकतर संघर्ष, हिंसा, अशांति आदि हुई, उसका बोलबाला ज़्यादा रहा, उसकी प्रचुरता ज़्यादा रही, और इसका परिणाम उसके विकास पर पड़ा। लेकिन इस सब के बावजूद लोकतंत्र की मांग, लोकतंत्र की दरकार यहाँ सबसे ज़्यादा है शासन व्यवस्था को लेकर। इतना जानने के बाद अब हम कह सकते हैं कि हमने दक्षिण एशिया को एक मोटा मोटा सरसरी तौर से समझ लिया है।